टुडेस टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गैमेटोजेनेसिस को, एक बार और पढ़ चुके हैं, मतलब युग्मक जनन। तो युग्मक जनन है वो, उसका दो टॉपिक है। एक टॉपिक है आपका नर युग्मक जनन और दूसरा टॉपिक है मादा युग्मक जनन। और दोनों ही युग्मक जनन को हम लोग एक साथ बोलेंगे युग्मक जनन, है ना। तो नर युग्मक जनन का जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, है ना। वहाँ आपको लिंक मिलेगा नर युग्मक जनन का। अभी जो पॉइंट की बात कर रहे हैं वो है मादा युग्मक जनन, ठीक है। तो मनुष्य कोशिका यहाँ शुरू होती है, मनुष्य का जो कोशिका होती है ये मादा के बारे में बात चल रही है ना। तो उसके कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, आप जानते हैं आप लोग, मतलब 23 गुणसूत्र होते हैं, है ना। जब ये भी एक्चुअली में आप अगर युग्मक जनन अर्थात शुक्राणु जनन को नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो शुक्राणु जनन से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो के लिए। तो शुक्राणु जनन को जाकर पहले देख लीजिए, है ना, क्योंकि वहाँ जो वर्ड्स है वो पहले बता दिया गया है कि क्या है, कौन से कितने वाहन होते हैं। तो इसमें भी अर्धसूत्री वाहन होते हैं और अर्धसूत्री वाहन 2 बार होती है, आप जानते ही हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं युग्मक जनन में मादा युग्मक जनन, है ना। तो मादा युग्मक जनन अर्थात अंड जनन कहते हैं इसको, है ना। अंड जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है देखिए। खराब सारी है, हाँ। अंडाशय की जनन कोशिकाओं के द्वारा। अंडाशय की संरचना हम लोग अभी पढ़े हैं, है ना। कहा जाए नर जनन अंग और मादा जनन अंग के अंतर्गत अंडाशय पढ़े हैं, तो उस अंडाशय की संरचना भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अंडाशय की संरचना का नहीं पढ़ेंगे तो अंडाशय संरचना भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ये जो मानव अंडाशय होती है, मादा अंडाशय होती है ना, उस अंडाशय में ना पाई जाती है यॉक्स, पाई जाती है बहुत सारे जनन कोशिकाएं अंडाशय में ना, अंडाणु नहीं, अंडाशय में, ठीक है। और इन्हीं अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अब किस तरह से होता है उसके लिए आपको जानना पड़ेगा पूरे डिटेल्स में। पहले तो नॉर्मल डिटेल्स दिया जाएगा, है ना। ये डिटेल्स आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना है। अंडाशय की जनन कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री वाहन के फलस्वरूप अंडाणुओं के बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। मतलब अंडाशय की जो जनन कोशिकाएं होती है, बहुत सारी जनन कोशिकाएं होती हैं, उस जनन कोशिका में होती है अर्धसूत्री वाहन, उस अर्धसूत्री वाहन के फलस्वरूप बनता है अंडाणु। क्या बनता है? अंडाणु। अर्थात अंडाशय की जनन कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, अंडाशय की जनन कोशिकाओं के द्वारा अर्धसूत्री वाहन के फल स्वरूप अंडाणुओं की बनने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं अंड जनन। यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, इसको मत लिखना इस पॉइंट को, कि भ्रूण निर्माण के 25 सप्ताह होने के साथ ही अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब एक माँ के पेट में जो बच्चा रहता है, ठीक है, यदि वो बच्चा मादा है अर्थात बच्ची है, ठीक है, माँ के पेट के अंदर जो बच्ची है वो अगर मादा है तो उनके शरीर में शुरू हो जाता है। मतलब लड़की जन्म नहीं ली रहती है और उसके पहले ही उसमें ये जो अंड जनन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। मतलब केवल 25 सप्ताह होने के साथ ही अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। ये समझ आना चाहिए आपको, है ना। तो इस पॉइंट को मत लिखना आप लोग, ये जो केवल समझाने के लिए आपके लिए, है ना, है ना। और एक्चुअली में इनका जो पूरा प्रक्रिया है वो महिलाओं में 11 से 12 साल में ही शुरू होती है, लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया बचपन से शुरू हो जाती है, मतलब भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो, है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो आप मत लिखिएगा, है ना। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक भी मत लिखिए, है ना। यहाँ से देखिए कि मादा में 1 महीने में केवल एक ही अंडाणु परिपक्व होता है। यदि 1 माह में बाएं अंडाशय का अंडाणु परिपक्व हुआ तो दूसरे माह में दाहिने अंडाणु परिपक्व होगा।
ठीक है। दाहिने अंडाशय का अंडाणु परिपक्व होगा। या तो आप पूरा डिटेल बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। भ्रूण के निर्माण के 25 सप्ताह होने के साथ ही अंडजनन की प्रक्रिया शुरू होती है तथा निषेचन के पूरा होने तक चलती रहती है। यह मादा में 40 से 50 वर्ष की उम्र या आयु होने तक चलती है। मादा में 1 महीने में केवल एक ही अंडाणु परिपक्व होते हैं। यदि 1 माह में अंडाशय का अंडाणु परिपक्व हुआ है तो दूसरे माह में दाहिने अंडाशय का अंडाणु परिपक्व होगा, ठीक है। अब अंडजनन की जो प्रक्रिया है निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया वो भी 3 अवस्थाओं में ही पूर्ण हुई थी, है ना। तो इसमें हम लोग देखें 3 प्रवस्था होती है ना। अब इसके लिए आपको अंडाशय की संरचना में क्या क्या वर्ड यूज होगा उसको पहले बताना पड़ेगा। पहला आता है यॉर्क सैक। किसी भी भ्रूण का निर्माण होता है उस समय एक संरचना पाई जाती है यॉर्क सैक, है ना। ये भ्रूण का निर्माण होता है उस समय एक बात, जैसे कि मादा है, उस मादा के अंदर जो बच्ची है अगर वो स्त्रीलिंग है ना, तो उनके शरीर में ही ये प्रारंभ हो जाती है। मतलब बच्चे का पैदा नहीं हुआ उसके पहले यहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो उनके जो अंडाशय हैं, ठीक है ना, उनके जो शरीर है उसका निर्माण किसी भी भ्रूण का जो शरीर है वो 3, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बताता हूँ आपको कि मनुष्य है ना, उसका जो भ्रूण का निर्माण हुआ रहता है, भ्रूण का निर्माण जब होती है तो भ्रूण के निर्माण के समय ना जो बच्चे का निर्माण होता है वो 3 स्तरों से पूर्ण होती हैं, ठीक है। एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्मा 3 डर्म होते हैं, 3 चर्म होते हैं। इन्हीं तीनों चर्मों से ना भ्रूण का निर्माण होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंडाणु का निर्माण, लेकिन भ्रूण का निर्माण जानना एकदम जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 3 चर्म होती है, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्मा। इन्हीं तीनों चीज़ों से भ्रूण का निर्माण होता है। तो उन्हीं में से जो एंडोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, बात समझ रही है, एंडोडर्मा, इसीलिए मैं एंडोडर्मा को बताया हूँ। यॉर्क सैक इस रचना की जो एंडोडर्मल कोशिकाएं हैं, इसलिए मैंने एंडोडर्मल कोशिकाएं बताई, है ना। तो देखिए लगभग 6 माह की गर्भावस्था में मादा शिशु में यह प्रक्रिया होती है। मतलब कहा जाए जो बच्चे 6 माह के जो हो जाते हैं, जो बच्चे 6 माह के हो जाते हैं ना, ठीक है, पहले 25 सप्ताह वाली बात करते हैं, है ना। तो लगभग 6 माह की गर्भावस्था वाले मादा शिशु में यह प्रक्रिया होती है। मतलब बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ रहता है और यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। किस में होती है? उस बच्चे में जो जन्म लेने वाला है ना। तो लगभग 6 माह की गर्भावस्था वाले मादा शिशु में यह प्रक्रिया होती है। इस अवस्था में जो यॉर्क सैक हैं, यॉर्क सैक की जो एंडोडर्मल कोशिकाएं हैं, ये एंडोडर्मल कोशिकाएं बताया मैंने अभी, यॉर्क सैक की एंडोडर्मल कोशिकाएं अंडाशय में प्रवेश करते हैं। ये जो मादा अंडाशय, 2 अंडाशय होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट में दोनों अंडाशय होती है ना। तो 2 अंडाशय होती है। तो ये हमारा क्या होता है, बोल रहे हैं कि इस अवस्था में यॉर्क सैक के एंडोडर्मल कोशिकाएं अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय में क्या करती है? प्रवेश करती है और अंडजनन का आरंभ करती हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, अंडजनन का आरंभ करती है तथा विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में गुच्छ बना देती हैं, ठीक है। अंडाशय की गुहा में क्या बना देती है? गुच्छ बना देती है। विभाजित होकर ना जो अंडाशय है, ठीक है, उस अंडाशय की गुहा में, गुहा मतलब एक प्रकार से छेद कहा सकते हैं। तो एंडोडर्मल कोशिकाएं अंडाशय में प्रवेश कर अंडाशय का अंडजनन की क्रिया प्रारंभ करती है तथा विभाजित होकर, ये जो एंडोडर्मल कोशिकाएं है ना, ठीक है, विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में गुच्छ बनाती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? ये एंडोडर्मल कोशिकाएं वही को अंडाशय में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब प्रवेश करने के बाद बार बार प्रवेश नहीं करेगी ना, ठीक है, वहाँ पर प्रवेश होगी। प्रवेश करने के पश्चात अंडजनन की क्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है तथा विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में गुच्छ बना दी, जिसे पुटिका कहते हैं। इस पुटिका की एक कोशिका, जो पुटिका है, इस पुटिका की एक कोशिका इस अवस्था में थोड़ी बड़ी हो जाती है और उगोनियम का निर्माण करती है, ठीक। किसका निर्माण करती है? उगोनियम का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ पर उगोनियम की संरचना नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर पहला नंबर का जो बनता है उसको बोलते हैं उगोनियम। क्या बोलते हैं इसको? उगोनियम, है ना। उगोनियम का निर्माण करती है। सीधी बात है, एंडोडर्मल कोशिका अंडाशय में प्रवेश करती है, अंडजनन प्रारंभ करती है और अंडाशय गुहा में एक गुच्छ बना देती है, जिसे पुटिका कहते हैं। बहुत सारे पुटिका, अंडाशय की जब संरचना पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पुटिकाएं पाई जाती है, ऐसे देखना है, ठीक है। अंडाशय की संरचना अगर पीछे भी वीडियो में हो सकता है,
अंडाशय की संरचना में बहुत सारे पुटिकाएँ दिखाई देगी, ठीक है। तो अंडाशय की गुहा में गुच्छ बना देती है जिसे पुटिका कहते हैं। इस पुटिका की एक कोशिका इसी अवस्था में थोड़ी बड़ी होकर oogonia का निर्माण करती है। oogonia उसमें जो नर युग्मक का निर्माण हम लोग पढ़े थे, उसमें पहला संरचना बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्पर्मेटोगोनिया बोलते थे ना। इसी तरह इसका जो प्रारंभिक संरचना बनती है इसको oogonia कहते हैं। क्या कहते हैं? oogonia, जिससे अंडमातृ कोशिका कहते हैं, एग मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। जो ये पहला अवस्था आ गई आपका गुणन प्रवस्था, इसको रिपीट करके देखिएगा, है ना। दूसरी अवस्था आती है वृद्धि प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था आती है? वृद्धि प्रवस्था, है ना। तो वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है कि यहाँ लंबी तथा धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे ही फेंक देना है सामने में ठीक है। यह अवस्था भी मादा के गर्भ में भ्रूण के रूप में रहने पर प्रारंभ होती है। मतलब यह अवस्था भी उसी टाइम होती है जब वो जो बच्चा है, जो लड़की है, वो मादा के गर्भ में रहती है, भ्रूण अवस्था में रहती है। मतलब भ्रूण अवस्था में चल रही है पूरा प्रक्रिया, है ना, ठीक है। यह अवस्था भी मादा के गर्भ में भ्रूण के रूप में रहने पर ही प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था की पहचान oogonia के आकार में बढ़ने से होती है। मतलब इस अवस्था में जो oogonia है ना, वो भोज्य पदार्थों क्या करती है? संग्रह करती है और वृद्धि करती है, ठीक है। तो इस अवस्था की पहचान oogonia के आकार में बढ़ने से होती है। वृद्धि के पश्चात oogonia को प्राथमिक डिंब कोशिका कहते हैं, मतलब प्राइमरी oocyte, ठीक है। वृद्धि के पश्चात किसको? oogonia को हम लोग क्या बोलते हैं? oocyte कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा है, इसको नहीं लिखना है, केवल आपको लिखना है प्राइमरी oocyte, बस लिखना है, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइट है वो स्पर्म का है ना, दोनों का चित्र एक में अटैच हो गया था इसलिए स्पर्मेटोसाइट भी लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसमें यहाँ लिखना है प्राइमरी oocyte है। क्या लिखना है अपने को? प्राइमरी oocyte लिखना है, ठीक है, ओके। तो ये वृद्धि प्रवस्था, कौन सी प्रवस्था हो गई? वृद्धि प्रवस्था हो गई, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो पॉइंट आता है उसका नाम है परिपक्वन प्रवस्था। कौन सा अवस्था है? परिपक्वन अवस्था है, ठीक है। तो यह अवस्था 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। अब बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, बच्चे का जन्म हो गया, पटाखा वगैरह फोड़ सकते हैं। तो उस बच्चे के जन्म के बाद जब वो 11 से 13 वर्ष की हो जाती है, उसके बाद से प्रारंभ होती है। तो यह अवस्था 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होती है तथा लगभग 45 वर्ष की उम्र तक चलती रहती है। कितने वर्ष की उम्र तक चलती रहती है? 45 वर्ष की उम्र तक चलती रहती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस अवस्था में जो प्राथमिक डिंब कोशिका है, प्राथमिक डिंब कोशिका अभी बताया मैं, ए प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte। तो इस अवस्था में प्राथमिक डिंब कोशिका में 2 विभाजन के बाद, ठीक है, कितने विभाजन के बाद? 2 विभाजन के बाद, ठीक है, परिपक्व अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। सर्वप्रथम अर्धसूत्रीविभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte है, वहाँ 2 असमान कोशिकाएं बनाती हैं। प्राथमिक डिंब कोशिका है वहाँ, प्राइमरी oocyte मतलब कौन है? प्राथमिक डिंब कोशिका। प्राइमरी oocyte है वो 2 असमान कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। प्राथमिक डिंब कोशिका 2 असमान कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है ना। ये एक बड़ा वाला और एक क्या बनता है? छोटा वाला। क्या बनाता है? छोटा वाला, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, ये समझ रहे हैं आपको कि अर्धसूत्रीविभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप प्राइमरी oocyte है, प्राथमिक डिंब कोशिका है, 2 असमान कोशिकाएं बनाती है, जिनमें से बड़ी कोशिका द्वितीयक डिंब कोशिका कहलाती है तथा छोटी कोशिका प्रथम ध्रुवीय काय कहलाती है, ठीक है। बड़ा कोशिका है, यहाँ पर कनेक्ट करते तो यह बड़ा कोशिका बनता है, वो क्या कहलाती है? द्वितीयक डिंब कोशिका कहलाती है। और जो छोटा काय कहलाती है वो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड बॉडी, अच्छा पीछे में जाते हैं, ऊपर चला गया था, नीचे चला गया था मैं, ठीक है। ये बड़ा वाला है उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक डिंब कोशिका, और छोटा वाला क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट फॉरवर्ड बॉडी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं कि कभी कभी यहाँ पर जो पॉइंट उसको मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, क्या लिखना है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अभी तो नहीं आता है, आगे चलते हैं। तो कभी कभी प्रथम ध्रुवीय काय,
जहाँ पर जो प्रथम ध्रुवी काय बने हैं ना, ठीक है, तो प्रथम ध्रुवी काय विभाजित होकर, ठीक है, प्रथम ध्रुवी काय विभाजित होकर दो और द्वितीयक ध्रुवी काय बनाती हैं तथा सभी अंडाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये क्या होता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो फिर विभाजित होती है, हाँ दिख रहा है, दो भागों में विभाजित होती हैं और क्या बनाती है, द्वितीयक ध्रुवी काय बनाती हैं और अंडाणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अब क्या होता है, तथा द्वितीयक परिपक्वन विभाजन अंडवाहिनी में निषेचन के पूर्व होता है। अच्छा, पहला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तो हो गया, अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहाँ पर होता है, बोला जाता है कि द्वितीयक परिपक्वन विभाजन, अर्थात हाँ द्वितीयक परिपक्वन अर्धसूत्री विभाजन है वह अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। तो अंडवाहिनी की संरचना के लिए आपको मादा जनन अंग पढ़ना पड़ेगा, हाँ अंडवाहिनी में होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि द्वितीयक परिपक्वन विभाजन अंडवाहिनी में निषेचन के पूर्व होता है, मतलब निषेचन नहीं होगा उसके पहले ही ना अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। और अंडाणु के पूर्णता को प्रदर्शित करता है, अर्थात परिपक्व अंडाणु वहीं पर ही बनती है, ठीक है। मतलब बहुत टाइम लगता है, जैसे कि अब क्या होता है उसको बताता हूँ। एक प्रकार से ये अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय में ऐसे, ठीक है, यहाँ पर फिमरी होता है, ये फिमरी से ऐसे जाता है, ये गर्भाशय होता है, यहाँ पर होता है अंडवाहिनी, ठीक है। जो अंडवाहिनी होता है तो यहाँ से अंडाशय से अंडाणु निकलती है, निकलने के बाद वो अंडवाहिनी में पहुँचती है यहाँ पास, ठीक है। तो यही पास पहुँचती तभी होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, ये भी याद रखना, ठीक है। जितना भी क्रिया होता है वो कहाँ पर होता है, ये जो अंडाशय होती है ना वहाँ पर होती है एक्चुअली में, है ना। लेकिन जो अंडाणु बाहर निकलती है ना, यहाँ अंडवाहिनी में पहुँचती है तभी ना अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होती है और निषेचन के पूर्व होती है, तभी सक्रिय अंडाणु निर्मित होती है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होता है अंडाणु। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि 100 सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है लगभग, ठीक है, और उससे भी अधिक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए।